जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पे आपकी अपनी स्टडी ट्रिक्स पे। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों में पिछली वीडियो में हमने ख़त्म किया है संविधान का भाग 1 को ख़त्म कर दिया है। भाग 2 व भाग 3 ठीक है दोस्तों। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? भाग 4 में है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों हमने मूल अधिकार पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। तो शुरू करते हैं आज के नए चैप्टर से, नीति निर्देशक तत्व से भाग 4। दोस्तों देखते हैं हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। पहले इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। किसको? भाग 4 को रखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में किसको रखा गया है? भाग 4 को। अनुच्छेद 36 से 51 तक के बीच में। इसे दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। किस देश के संविधान से लिया गया था? क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाग 4 नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हम कह देंगे कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, आप कमेंट में इसका आंसर दें, मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तथा आयरलैंड ने कहाँ से लिया था दोस्तों? यह आयरलैंड ने लिया था या स्पेन से। स्पेन के संविधान से किसने लिया था? आयरलैंड ने लिया था। कहाँ से? स्पेन के संविधान से लिया था आयरलैंड ने। ठीक है दोस्तों, और इसमें कहा गया है कि ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सकें। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है, जिस कारण के टी शाह ने कहा। के टी शाह ने दोस्तों क्या कहा था? के टी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व इस चेक के समान है जिसमें भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। के टी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व इस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। और दोस्तों इसी में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसमें कहा गया है नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो दोस्तों दोबारा से सुनिएगा इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
आयरलैंड ने किस देश के संविधान से लिया था? तो आयरलैंड ने लिया था स्पेन के संविधान से। इसे भाग 4 में रखा गया है। किस भाग में रखा गया है नीति निर्देशक तत्वों को? भाग 4 में रखा गया है। यह नैसर्गिक नहीं होता है तथा सरकार के लागू करने के कारण बाद मिलता है। सरकार के लागू करने के बाद मिलता है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। इसमें दोस्तों कहा गया है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। यह सरकार के अधिकार को बढ़ा देता है। यह सरकार के अधिकार को बढ़ा देता है अर्थात धनात्मक कर देता है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। इसके पीछे दोस्तों क्या है? राजनीतिक मान्यता है। यह निलंबित नहीं हो सकती है। यह समाज में भलाई के लिए है। इसके बारे में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इसमें नंबर 1 लिखिएगा। इसे आयरलैंड से लिया गया है। इसे आयरलैंड से लिया गया है। से लिया गया है। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि मूल अधिकार को किस संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। और नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में रखा गया है दोस्तों? तो नीति निर्देशक तत्व को इसे भाग 4 में रखा गया है। इसे इसको दोस्तों भाग 4 में रखा गया है। 4 में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसे भाग 4 में रखा गया है। और नंबर तीसरा पॉइंट है कि यह नैसर्गिक अधिकार नहीं होता है तथा सरकार के लागू करने के बाद यह मिलता है। और मूल अधिकार में क्या था दोस्तों कि जन्म से ही मिल जाता था मूल अधिकार, पर यह सरकार के लागू करने के बाद मिलता है। यह नैसर्गिक नहीं होता तथा सरकार के लागू करने के बाद मिलता है। तथा सरकार के लागू करने के बाद मिलता है। लागू करने के बाद मिलता है। नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। और दोस्तों इसी में कहा गया है यह सरकार के अधिकार को बढ़ा देता है अर्थात धनात्मक कर देता है। यह सरकार के अधिकार सरकार की शक्तियों को बढ़ा देता है अर्थात धनात्मक कर देता है। और दोस्तों मूल अधिकार में था, इसके पीछे कानूनी मान्यता है पर इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है और यह निलंबित नहीं हो सकता है। यह निलंबित नहीं हो सकता है। यह निलंबित नहीं हो सकता है। यह समाज में भलाई के लिए है। यह समाज में भलाई के लिए है।
दोबारा देखिएगा, इसमें कहा है दोस्तों, इसे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4 में रखा गया है। यह नैसर्गिक नहीं होता है तथा सरकार के लागू करने के बाद मिलता है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। यह सरकार के अधिकार को बढ़ा देता है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। यह निलंबित नहीं हो सकता है। यह समाज में भलाई के लिए है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अनुच्छेद में। दोस्तों अब आता है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें कहा गया है कि यह राज्य की परिभाषा को बताता है। यह है परिभाषा है, इसमें परिभाषा। परिभाषा का अर्थ समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग। इसी में यही कहा गया है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के प्रमुख विशेषता है। भारत तथा आयरलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य किसी देश के संविधान में इस प्रकार के निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं किया गया है। यही है दोस्तों, इसमें और कुछ नहीं है। इसको दोस्तों इसी आधार पर लिख लीजिएगा कि यह है परिभाषा। नेक्स्ट आता है दोस्तों अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है दोस्तों कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इसमें नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 इसमें कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। लोक कल्याण की अभिवृद्धि का मतलब समझते हैं दोस्तों, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। इसमें कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। जैसे राशन कार्ड है दोस्तों, सामाजिक राजनीतिक न्याय। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा आप, राशन कार्ड, राशन कार्ड, सामाजिक राजनीतिक न्याय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39। इसमें कहा गया है कि समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण। अर्थात देखिएगा यहाँ पे, समान काम के लिए
स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसी का एक खंड दिया गया है, इसी का का अर्थात 39 का अनुच्छेद 39 का। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। निःशुल्क विधि अर्थात कानूनी सहायता दिया जाएगा। निःशुल्क विधि कोष्टक में कानूनी सहायता। यह दोस्तों 42वां संशोधन 1976 के अनुसार हुआ। 42वां संशोधन 1976 के अनुसार हुआ था दोस्तों इनको ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि परिभाषा दी गई है, और 37 में इससे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या बाद योग्य नहीं है। 38 कहता है लोक कल्याण की अभिवृत्ति अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड। अनुच्छेद 39 कहता है दोस्तों समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन या संसाधनों का उचित वितरण। 39 के का में कहा गया है दोस्तों निःशुल्क विधि अर्थात कानूनी सहायता दी जाएगी। राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 इसमें कहा गया है दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या कहा गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा नीति निर्देशक तत्व के बारे में, इसकी कुछ पहले बेसिक जानकारी ली। इसमें कुछ परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप नोट करते जाइएगा, मैं बोलते जा रहा हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था? तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और एक और क्वेश्चन आता है इसी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र सत्यापित करना, जो मैंने इसके पहले बताया था, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र सत्यापित करना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ऐसा चेक जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो दोस्तों ये मैंने बताया था अभी, किसने कहा था? के.टी. शाह ने कहा था। के.टी. शाह ने कहा था। ये दोस्तों UPPCS में पूछा था 2007 में कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? के.टी. शाह ने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, उसकी बेसिक जानकारी, और अनुच्छेद 36 से लेकर 40 तक। इसके आगे वाली वीडियो हम कल डाल देंगे, कल देख लेना आप। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज की वीडियो में बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एक कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों USA के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और मूल अधिकार इसे भाग 3 में रखा गया है। जिसने भी पहले वाली भाग 3 की वीडियो ना देखी हो
वो जाके देख लीजिएगा। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की। तो दोस्तों आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।